अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, सही है। और इसमें इंशाल्लाह हम इसके सारे टॉपिक को खत्म कर देंगे, सही है। अच्छा, आज की जो शुरुआत है वो हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से, सही है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सही है। तो ये दोनों टॉपिक को जरा गौर से समझने की कोशिश करना, सही है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये पोटेंशियल है कि पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों बात एक ही है, चाहे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कब आती है? जब आप काम करते हैं, क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क करते हैं, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड करते हैं, अगेंस्ट द फील्ड करते हैं। जब आप वर्क करते हैं और अगेंस्ट द फील्ड करते हैं तो आपके पास एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं भाई हम इसको? पोटेंशियल एनर्जी, सही है। तो आप वर्क करते हैं और अगेंस्ट द फील्ड करते हैं तो आपका स्टोर होती है एक एनर्जी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पे एक फील्ड मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है जमीन पर जिसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, सही है। और मैं ग्रेविटी के खिलाफ काम करके इसको ऊपर की तरफ ले गया, सही है। इसको ऊपर की तरफ ले गया तो ऊपर की तरफ ले जाने पर, हालांकि ग्रेविटी किस तरफ है? नीचे की तरफ है। और मैं इसका मोशन कहां पे करा गया हूं? ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या जब स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, सही है, क्योंकि इसको फील्ड के खिलाफ लेकर गया हूं मैं। इसी तरह से हमारे पास जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है जिसमें हम अगेंस्ट द फील्ड काम कराते हैं तो हमारे पास एक एनर्जी स्टोर होती है, वो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सही। लेकिन पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आप किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाओगे। कभी भी आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर पाओगे। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं हम। किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि भाई कैसे कर पाते हैं। लेकिन पहले हम क्या निकालते हैं भाई? पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मान लो ये मेरे पास एक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, सही है। ये दो मेरे पास प्लेट्स हैं, एक ये पॉजिटिव प्लेट और एक ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट। सही है। आपको पता है भाई, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी तो आपको पता था भाई फील्ड की जो लाइंस है वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके एंड होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके एंड होती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे एंड होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे एंड होती है। असल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है ना, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, सही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे पास, सही है। इस फील्ड में मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। मान लो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, सही है। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। मुझे अगेंस्ट द फील्ड काम कराना है। क्या कराना है मुझे? अगेंस्ट द फील्ड काम कराना है, फील्ड के मुखालिफ। यानी फील्ड नेगेटिव की तरफ है तो यानी मैं एक ऐसा चार्ज लेकर आऊं कि जिसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाऊं, और पॉजिटिव की तरफ लेकर जाने पर अगेंस्ट द फील्ड काम हो तो क्या मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाना नहीं चाहता। पॉजिटिव किसकी तरफ जाना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। और मैं इस पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ जब लेकर जाऊंगा तो ये काम कैसा होगा? अगेंस्ट द फील्ड काम होगा। कैसा काम होगा? अगेंस्ट द फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी स्टोर होगी, उसका नाम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, सही है। लेकिन हमारे पास जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कहां पे लेकर गया? पॉइंट बी से पॉइंट ए पर। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पर इस क्यू चार्ज को जब मैं लेकर गया तो किस तरह लेकर गया? वर्क करा के लेकर गया मैं।
पॉइंट बी से जब पॉइंट ए तक मैं इस चार्ज को लेकर जा रहा हूं, तो मैं क्या करके लेके जा रहा हूं? वर्क करके लेके जा रहा हूं। क्या करके लेके जा रहा हूं? वर्क करके। और इस चार्ज को जब आप लेकर जाओगे वर्क करके, आप इस चार्ज को जब पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर जाओगे, तो इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि भाई इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा ना हो जाए। एक्सेलरेशन पैदा ना होने का मतलब ये है इसकी स्पीड सेम होनी चाहिए। जिस स्पीड से आप लेकर जा रहे हो उसी स्पीड से जाना चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। जब यानी इधर एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि स्पीड सेम होगा। इस बात का ख्याल रखना है। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान क्या हुआ? वर्क डन हुआ। यहां पर दोनों के पास अलग अलग पोटेंशियल था, अलग अलग पोटेंशियल था, अलग अलग पोटेंशियल। एक बात मैं कर रहा हूं, बात मैं ये कर रहा हूं कि भाई ये मेरे पास एक पॉइंट है, सही है, जहां पे एक प्लस चार्ज है, और ये इसकी फील्ड है। ये इसकी क्या है? फील्ड है। ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो इसकी फील्ड के अंदर है। तो मुझे बताओ, जब इसकी फील्ड के अंदर है तो क्या ये प्लस चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है, लगाएगा। यानी यहां पर भी अगर मैं इस चार्ज को यहां पर ऐसे कस के पकड़ रहा हूं तो मेरे हाथों में कुछ फोर्स महसूस होगी। मुझे मेरे हाथों में जब फोर्स महसूस होगी, यानी इस पॉइंट पर भी इस चार्ज में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुई हुई है। अब जब इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर इसको ला रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं ला रहा हूं, तो इस पॉइंट पे भी इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इस पॉइंट पे भी ये प्लस चार्ज इस पे फोर्स लगाकर इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। अब यहां पर भी इस पे फोर्स लग रहा था, यहां पर भी इस पे फोर्स लग रहा था। बस फर्क इतना होता है कि यहां पर फोर्स थोड़ा कम लगेगा, यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा करीब आ गया। यानी यहां पर भी इसमें पोटेंशियल है, यहां पर भी इसमें पोटेंशियल है। सही है। फर्क क्या आ रहा है कि दोनों के दरमियान, दोनों के पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क आ रहा है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क आ रहा है। इसी पोटेंशियल के फर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल का फर्क क्यों आता है? क्योंकि हम क्या कराते हैं, इस पॉइंट को इस चार्ज को वर्क करा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं। तो यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क होता है वो किसके बराबर होते हैं? वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन जो कि चार्ज के ऊपर हो रहा होता है वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होता है। सही है। तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि भाई इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। इसी तरह से पॉइंट बी पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और पॉइंट ए पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। सही है। पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है उसको हमने मान लिया वी बी। सही है। और पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है उसको हमने मान लिया वी ए। सही है। अब इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है कि भाई ये इनिशियल पॉइंट है जहां से लेके जा रहे हैं और ये फाइनल पॉइंट है जहां पे लेके जा रहे हैं। और डिफरेंस कैसे आता है? फाइनल माइनस इनिशियल करा के वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी करा के आएगा हमारे पास। सही है। और ये वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? जो आपने वर्क कराया है, वर्क कराया है कहां? चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जाने पर और डिवाइडेड बाय क्यू। सही है। जो कि जिस चार्ज को आप लेकर जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। हम करना क्या चाह रहे थे? हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे थे सिर्फ पॉइंट ए का, क्योंकि हम चार्ज को कहां लेकर गए हैं? पॉइंट ए पर। लेकिन हमने क्या बोला, आप पॉइंट ए का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, आप दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। सही है। तो ये तो आ गया हमारे पास डिफरेंस निकालने का तरीका। लेकिन अगर फिजिसिस्ट ने सोचा अगर हमने किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने अज्यूम किया कि भाई मान लो ये बी पॉइंट जो है जहां से चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, जहां से चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं वो पॉइंट बहुत दूर है, यानी इंफिनिटी पे। वो पॉइंट कहां पर है?
बहुत दूर है और इंफिनिटी पे है। वो पॉइंट कहां पे? बहुत दूर है और इंफिनिटी पे है, जहां पर इस चार्ज का पोटेंशियल क्या है? जीरो है। यानी ऐसा पॉइंट है कि उधर इस चार्ज पर, यानी उधर इस चार्ज पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? इस चार्ज को इतना दूर लेकर गए, इतना इंफिनिटी पे लेकर गए कि जहां पर इस चार्ज पर कोई फोर्स महसूस नहीं हो रही। जैसे कि ये प्लस चार्ज है, ये इसकी फील्ड है फॉर एग्जांपल, और मैं इस प्लस चार्ज को यहां पर लेकर आ गया हूं। अब इधर इस चार्ज पर कोई फोर्स महसूस नहीं हो रही, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां पर इसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। क्योंकि पोटेंशियल तभी आता है जब किसी चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है, यानी जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में आता है तब उसमें पोटेंशियल आता है। सही है? लेकिन जब वो चार्ज उसकी फील्ड में ना हो, फील्ड से बाहर हो, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। ये ऐसी बात है कि भाई जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, तो मैं, यानी ये पॉइंट है बी मान लो और ये पॉइंट है ए, तो यहां पर हम डिफरेंस की बात नहीं करते, हम डायरेक्ट जैसे यहां से पॉइंट ए पर लेकर गए हैं, तो हम बोलते हैं कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? mgh के बराबर होगी, मास, ग्रेविटी और हाइट। लेकिन हम डिफरेंस की बात नहीं करते कि भाई ए में से बी को निकालो, क्योंकि हमें पता है कि बी जो है वो कहां पर मौजूद है? जमीन पर मौजूद है। और जमीन पर ये देखो, जब ए पॉइंट पर गया तो यहां पर कुछ ना कुछ हाइट कवर हुआ, सही है, और यहां पर देखो तो हाइट जीरो है। जब पॉइंट बी पर है बॉल, तो हाइट क्या है? जीरो है। तो मुझे पता है भाई जब मैं h की जगह जीरो रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल जीरो आ जाएगी। तो मुझे पता है कि भाई बी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और ए पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। इसीलिए जब आपको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो आपको दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं है तो आप उस एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? कि भाई वर्क जितना आपने किया है उसको उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जितना वर्क आपने किया है उसको उसके चार्ज से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सही है? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि भाई किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। सही है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट बी को क्या करना पड़ेगा? इंफिनिटी पे लेकर जाना पड़ेगा। पॉइंट बी को मुझे क्या करना पड़ेगा? इंफिनिटी पे लेकर जाना पड़ेगा, जहां पर इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। जहां पर इस चार्ज का पोटेंशियल जीरो होगा, और वहां से जब चार्ज इस पॉइंट ए पर आएगा तो इन दोनों के दरमियान तो पॉइंट बी और पॉइंट ए का दोनों में से सिर्फ एक ही पोटेंशियल हमारे पास होगा, और वो होगा पॉइंट ए का पोटेंशियल, क्योंकि पॉइंट बी अब इंफिनिटी पे और वहां पर इसका पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो जब इसका पोटेंशियल जीरो है, वी बी जीरो है, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? वी ए बच जाएगा। वी ए वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय क्यू। ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। सही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा? कि भाई आप वर्क डन कर रहे हो किसी चार्ज को इंफिनिटी से उस लोकेशन पर लाने के लिए, गिवन लोकेशन पर लाने के लिए, जो लोकेशन आपको दी गई है, जैसे पॉइंट ए दिया गया है, आप वर्क कर रहे हो इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को लेकर आके गिवन लोकेशन पे रखकर और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, तो आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पे नहीं है, यानी उस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल मौजूद है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो आप उस स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, फिर आप दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। और वो कैसे आएगा? वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सही, व्हिच इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए। सही है? तो यहां पर जरा आप इनकी डेफिनेशन पर गौर कर लेते हैं कि भाई इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है कि भाई वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किया जा रहा है टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक बात आ गई, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों जो पॉइंट है वो कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। दोनों पॉइंट कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यानी दोनों पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल मौजूद है। दोनों पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या मौजूद है, सही है। विदाउट कॉजिंग एन एक्सेलरेशन, ये बात मैंने आपको बता दी, सही। और इसकी डेफिनेशन पे अगर गौर करें तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से ला रहे हो आप? इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट कॉजिंग एनी एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे ला रहे हो विदाउट कॉजिंग एनी एक्सेलरेशन, सही है। तो ये बात समझ आएगी होगी कि भाई सिंपल अल्फाज में सिर्फ इतना है कि भाई पोटेंशियल ये है कि किसी चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह लाने पर जो आप वर्क कर रहे हो, उस वर्क को और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, सही है। लेकिन ये दो बातें जो हमने की है ये बहुत अहम है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अहम है। न्यूमेरिकल में तो हम सिर्फ इसका यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि भाई V इक्वल टू W अपॉन Q। इसके मुताबिक क्या है कि भाई वर्क डन किया पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जो हमने भी डिस्कस किया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, आप जरा इसके एसआई यूनिट की बात कर लें तो एसआई यूनिट जो इसका होता है वो ये होता है कि भाई वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और जूल अपॉन कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट, सही है। तो इसका एसआई यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट, सही है। तो इस टॉपिक को अच्छे से देख ले। अब जरा बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इसको जरा मैं रब कर देता हूं, नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है कैपेसिटर। देखो भाई कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करे, एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी चार्ज को स्टोर करे, वो क्या कहलाता है हमारे पास? कैपेसिटर, सही है। कैपेसिटर में क्या होता है? सिंपल दो प्लेट्स होती हैं, ऑपोजिट नेचर की होती है, एक पे प्लस चार्ज स्टोर होता है, एक पे माइनस चार्ज स्टोर होता है, सही है। और इसकी और भी बहुत सारी बातें जरा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैपेसिटर क्या है। कि भाई एक दो प्लेट लगाओ, दो प्लेट्स लगी हुई हैं, इस तरह से, और इसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, यानी वोल्टेज है V, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात होती है। इधर से यहां से इस तरह से चार्जेस निकल के फ्लो होते 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 इधर आती है, सही है। चूंकि ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, सही है। ये पॉजिटिव वाले पॉइंट में से प्लस का Q चार्ज निकल के यहां पर आता है, सही है, और यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। प्लस Q चार्ज यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, सही है। इसको देखते हुए, क्योंकि ये इसका नेगेटिव ऑपोजिट है, इसको देखते हुए इस पे माइनस का चार्ज स्टोर हो जाता है। वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना, सेम टू सेम वही स्टोरी है कि भाई इस प्लेट को देखते हुए या दूसरा प्लेट इसके ऑपोजिट चार्ज स्टोर कर लेता है, माइनस का Q चार्ज, सही है, माइनस Q चार्ज ये स्टोर कर लेता है अपने पास, सही है। और इस तरह से ये सर्किट चलता रहता है। तो एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करे उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। इसमें दो प्लेट्स लगी होती है ऑपोजिट चार्जेस की, और इन दो प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इंसुलेटिंग मीडियम यानी यहां से यहां चार्ज ना जाने पाए, यहां से यहां चार्ज ना जाने पाए। कैपेसिटर आप लोगों ने अक्सर देखे हुए भी है, पंखों में वगैरह वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे कैपेसिटर, तो उधर आप देख सकते हो। तो कैपेसिटर क्या है कि भाई एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें दो प्लेट्स लगी हुई है, मेटल प्लेट्स लगी है, और ऑपोजिट चार्जेस जो कि सेपरेट की गई है एक दूसरे से इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू, जो कि है हमारे पास जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अच्छा भाई, इस
जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं उसकी वर्किंग क्या होती है कि भाई, अच्छा इसमें एक लफ्ज है कैपेसिटेंस। किसी भी चार्ज की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, किसी भी कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस होती है। और वो कैपेसिटेंस किसको कहते हैं कि भाई वो कितना चार्ज स्टोर कर पाता है। तो द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो कहलाती है उसकी कैपेसिटेंस। सही है। अच्छा, ये जो नीचे वाली जो हेडिंग लिखी है इसको आप वर्किंग करके ऐसे नाम दे सकते हो कि भाई जो चार्ज, ऐसा हेडिंग करके नाम दे सकते हो कि भाई जो चार्ज Q, इस तरह से जो हमने बनाया दो प्लेट, देखो भाई जब भी कहीं पे चार्ज आता है, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर चार्ज आ गया, क्या आ गया, चार्ज आ गया, इसको देखते हुए यहां पे भी चार्ज आ गया। सही है। अब जहां पे चार्ज आता है वहां पे आपस में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि भाई एक चार्ज को दूसरी जगह लेके जाने में जो वर्क डन होता है और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से उस वर्क डन को डिवाइड करा दे, वो उसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस मेटल प्लेट्स में चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर इस मेटल प्लेट्स में चार्ज आ गया तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ये डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे चार्ज कितना आया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये होता है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज आता है उतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होता है दोनों प्लेट्स के दरमियान में। अभी हमने देखा ना दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो हमने पोटेंशियल स्टडी किया, तो ऐसा यहीं पे भी है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा दोनों प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल होगा। सही है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब चार्ज आता है तो पोटेंशियल आता है, और जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल इसका बढ़ेगा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं C और V बन जाता है। सही है। ये C क्या है? C है कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। इस C को निकालने के लिए फिर हम इस तरह से फॉर्मूला बना देते हैं Q अपॉन V। सही है। और इस Q अपॉन V का अगर हम यूनिट में बात करें तो Q का यूनिट होता है कूलम और V का यूनिट होता है वोल्ट। सही है। तो कूलम अपॉन वोल्ट इसको हम कहते हैं फेराड। क्या कहते हैं? फेराड। फेराडे के नाम से निकले है फेराड। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है SI यूनिट, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, इट्स SI यूनिट इज फेराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट फेराड। और एक फेराड किसके बराबर होता है? एक कूलम पर वोल्ट के। सही है। अच्छा, एक दो तीन बातें हैं जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो डिपेंड करती है वो ये तीन बातें हैं। पहली बात क्या है कि भाई जो आपने मेटल प्लेट ली है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है। जितना उसका बड़ा एरिया होगा, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, ये बीच का जो स्पेस है ये एरिया होता है। जितना बड़ा इस प्लेट का एरिया होगा उतना ही ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस होगी। किसके लिए? चार्ज स्टोर करने के लिए इसकी कैपेसिटेंस होगी। सही है। तो पहली बात तो ये है कि भाई कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। सही है। डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे कैपेसिटेंस उतनी कम होती जाएगी। सही है। तो कैपेसिटेंस और डिस्टेंस का इनवर्स का रिलेशन है। सही है। इस बात पे भी कैपेसिटेंस इफेक्ट करता है। तीसरी जो बात है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे आपको मैंने बताया था परमिटिविटी क्या होती है कि भाई परमिटिविटी ये बात है कि भाई दो चार्जेस हैं, उन दोनों के दरमियान में मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से पहले आप ये देखोगे कि दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई चीज रखी हुई है, और जो चीज रखी हुई है वो अपनी तरफ से ऐसी जादुई शक्तियां निकाल के बोलती है कि भाई जाओ इन दोनों के दरमियान के इस फोर्स को तोड़ो। तो वो जो फोर्स को तोड़ने वाली जो जादुई शक्तियां होती है वो कहलाती है कि भाई परमिटिविटी। सही है। अब परमिटिविटी
जो रिलेटिव परमिटिविटी जो हमने डिस्कस की थी वो सिर्फ फ्री स्पेस की थी, जिसको हमने एप्सिलॉन नॉट कहा था। अगर आप किसी मटेरियल की परमिटिविटी करोगे तो उसको आप एप्सिलॉन कहोगे, सही, एप्सिलॉन कहोगे, यानी नीचे ओ वो नहीं लगेगा। अच्छा भाई, तो हम बात ये कर रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10 की पावर -11, इस तरह की कुछ वैल्यू है, मेरे ख्याल से यही है, आप लोग देख लेना। अब इस तरह से अलग अलग मटेरियल की अलग 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 परमिटिविटी होती है, रिलेटिव नहीं, हर अलग अलग मटेरियल की अलग अलग परमिटिविटी होती है, तो अलग अलग वैल्यूज तो याद कर नहीं सकते, इसीलिए एक टर्म बनाया गया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये है कि भाई आपने कोई मीडियम उठाया, जैसे मान लो आपने इन दोनों के दरमियान प्लास्टिक का मीडियम उठा लिया, क्या उठा लिया, प्लास्टिक मीडियम उठा लिया, और एक फॉर एग्जांपल कि भाई ये प्लास्टिक का मटेरियल जो है इसकी फ्री स्पेस से परमिटिविटी 2 गुना ज्यादा है, यानी आप 2 को 8.85 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इस प्लास्टिक की परमिटिविटी आ जाएगी। तो ये जो 2 गुना ज्यादा है ना, ये 2 गुना कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप सिंपल क्या याद कर लेते हो, रिलेटिव परमिटिविटी, कि इस मटेरियल की इतने गुना ज्यादा है, इस मटेरियल की इतने गुना ज्यादा है, इस मटेरियल की इतने गुना ज्यादा है। ये रिलेटिव परमिटिविटी आपका टॉपिक नहीं है, सेकंड ईयर का टॉपिक है, फिर भी आप समझ लो, सही है। तो ये जो है इस चीज में आसानी हो जाती है कि याद करने में आसानी हो जाती है, वो बड़ी बड़ी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं रहती, बस आपको एक नंबर याद करना होता है और उसको डायरेक्ट फ्री स्पेस की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, सही है। तो वो नंबर जो आपको याद रखना होता है वो होते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आप इसको ऐसा नहीं मान सकते हो कि भाई ये रिलेटिव परमिटिविटी भी किसी मीडियम की होती है, किसकी होती है, किसी मीडियम की होती है, सही है। तो यानी रिलेटिव परमिटिविटी होने का मतलब ये है, सिंपल अल्फाजों में अगर ये हम कहें कि भाई इधर बीच में मीडियम किसको रखा है आपने, डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसको रखा है, इंसुलेटिंग मटेरियल किसको रखा है, सही। तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है कि भाई वो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, वो मटेरियल जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, यानी वो इन दोनों के दरमियान की जो फोर्स है उसको ज्यादा तोड़ पा रहा है, ज्यादा अच्छे तरीके से तोड़ पा रहा है, तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी से मुराद क्या है कि भाई आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे, क्योंकि जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उतना ही चार्ज का फ्लो रुक पाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा, सही है। और जितना अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उतनी ज्यादा उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, सही है। और सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, फ्री स्पेस की, ये हम जान चुके हैं, सही है। अब जरा 2 टॉपिक रह गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, सही है। तो चलिए वो देखते हैं। अच्छा भाई, तो अब जरा बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो भाई, हम कैपेसिटर की 2 तरह की कॉम्बिनेशन करते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि भाई एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, सही है। आप तो जानते ही है पैरेलल किसको कहते हैं, और इसका हर एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से ही जुड़ा होता है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होता है। कैसे कि भाई इस तार, इसको इस तरह से एक तार लेकर आए, यहाँ से एक तार और यहाँ से एक तार, तो आप देखोगे कि भाई इन तारों के जरिए सारे पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी तारों के जरिए सारे नेगेटिव आपस में जुड़े हुए, सही है। और इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लिया, इस पॉइंट को पॉइंट बी मान लिया, सही है। और यहां से एक एक तार को लेकर गए और बैटरी से जोड़ दिए, जिसका वोल्ट है V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हम लोगों ने, सही है। V वोल्ट की बैटरी, यहाँ प्लस है या माइनस है, सही है। अब यहां से इस तरह से चार्ज आ रहा है, इस तरह से चार्ज आ रहा है, प्लस Q चार्ज आ रहा है, यहां से इस तरह से जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि भाई जब ये चार्ज इन तीनों तारों में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जब इन तीनों तारों में जाएगा ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि
ऐसा नहीं कह सकते हम कि भाई जितना चार्ज इस तार में आया है उतना ही चार्ज इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि एक पॉइंट पे 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो इसमें अलग चार्ज जाएगा, यानी Q/3 हो जाएगा। Q 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा और एक हिस्सा एक तरफ चला जाएगा, एक हिस्सा एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ। एक तरफ Q1 चला जाएगा, एक तरफ Q2 चला जाएगा और एक तरफ Q3 चला जाएगा। सही है। अच्छा, हम जो निकालते हैं इसमें कॉम्बिनेशन करके हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सही है कि भाई दो तीन कैपेसिटर मिला के हमने देखना है कि भाई इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना निकल के आता है। सही है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई चार्ज तीनों के लिए अलग अलग है। ये एक बात इसमें याद रखना, दो चीजें होंगी इसमें, एक होता है चार्ज, एक होता है पोटेंशियल। यानी हमने देखा था Q बराबर होता है CV के। सही है, इस तरह से हमने देखा था। तो एक चार्ज है, एक पोटेंशियल, एक कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस आपको दोनों कंडीशन में अलग अलग मिलेगी, यानी इसकी अलग कैपेसिटेंस C1, इसकी अलग C2, इसकी अलग C3। और Q एक कंडीशन में आपको सेम मिलेगा, एक में अलग मिलेगा, और V एक कंडीशन में सेम, एक में अलग। फर्क इतना है कि भाई जिसमें Q अलग होगा उसमें V सेम होगा, तीनों के दो हर कैपेसिटर के लिए। और यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे हर कैपेसिटर के लिए Q सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। सही है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम क्यों, ये आप देख सकते हो कि भाई दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, दोनों तीनों कैपेसिटर के लिए सेम है। तीनों कैपेसिटर के लिए दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। अच्छा भाई, यानी इस कैपेसिटर से ये पॉइंट जितना दूर है उतना ही इस कैपेसिटर से ये पॉइंट दूर है, उतना ही इस कैपेसिटर से ये पॉइंट दूर है। इसी तरह से B पॉइंट की बात करें तो C1 से B जितना दूर है उतना ही C2 से B उतना दूर है, उतना ही C3 से B दूर है। सही है। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम मान के चलने का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और दूसरा Q के याद करने का तरीका क्या है कि भाई एक ही पॉइंट से तीन हिस्सों में बढ़ गए तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो तीनों चार्ज को प्लस करना पड़ेगा। अब हमें पता है भाई, हमें क्या पता है कि Q बराबर होता है किसके, C और V के। अगर मैं पहले कैपेसिटर के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा C1, तो इसके लिए Q क्या हो जाएगा, Q1। और वोल्टेज Q के तीनों के लिए क्या सेम है, इसका वोल्ट भी V है, इसका वोल्ट V है और इसका वोल्ट V है। सही है, वोल्टेज सेम है। इसी तरह से Q2 की अगर बात कर दी जाए तो वो आ जाएगा C2V के बराबर। सही है। और इस तरह से Q3 की बात करी जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, C3V के बराबर। सही है। और इस तरह से अगर Q की बात करी जाए तो Q जो टोटल है वो बराबर आ जाएगा किसके, C और V के बराबर। या C की जगह हम लिख देंगे टोटल कैपेसिटेंस है ना ये, तो यहाँ हम E डाल देते हैं छोटा सा, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सही है। टोटल चार्ज का जो Q है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल होगा। सही है। अच्छा, तो यहाँ पर Q की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और V जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, Q1 की जगह आ जाएगा C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V, और सबको आपस में प्लस कर देंगे। यहां से CEV इस तरह से आ जाएगा, इन तीनों में से V कॉमन निकल के आ जाएगा, यहाँ से V कॉमन है, C1 बचा, यहाँ से बाहर आया C2, और यहाँ से जो V बाहर आया यहाँ पे बचा C3। सही है। तो V से V कट गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी इन तीनों कैपेसिटेंस को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इसका कैपेसिटेंस अगर चेक किया जाए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेक किया जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इससे ज्यादा निकल के आएगा, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्यादा आएगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। देखना वही अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में चेक करें कि भाई एक के बाद एक को लगाएं, एक के बाद एक को लगाएं, एक के बाद एक को लगाएं, यानी एक का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का प्लस पहले वाले के माइनस से, इस तरह से। सही है। यहाँ पे सारे प्लस आपस में जुड़े होते, सारे माइनस आपस में, यहाँ पे प्लस और माइनस आपस में जुड़ा है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। सही है। बैटरी जिसकी वोल्टेज V होगी उससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी दो पॉइंट मान लेंगे, एक पॉइंट A मान लेंगे, एक पॉइंट B मान लेंगे। सही है। तो यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा है कि भाई जब यहाँ से Q चार्ज जाएगा तो ये जितना चार्ज
इस वाले कैपेसिटेंस से होते जाएगा उतना ही चार्ज इधर से भी जाएगा, उतना ही चार्ज इससे भी जाएगा, यानी Q चार्ज तो सबके लिए सेम है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, सही है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, अगर Q सेम है तो V डिफरेंट होगा। V डिफरेंट कैसे है कि भाई अल्लाह आपका भला करे, मैंने आपको एक यहाँ पे याद करने का तरीका बताया V का, कि भाई अगर आप देखो ये जो C1 कैपेसिटेंस है, C1 कैपेसिटर है, इसका अगर वोल्टेज चेक करो तो इसकी दूरी जो पॉइंट ए से है और पॉइंट बी से है, ये चेक करो, और फिर आप कैपेसिटेंस 2 पे आ जाओ, सही है। कैपेसिटेंस 1 की दूरी ए से सिर्फ और सिर्फ इतनी है, और जबकि कैपेसिटेंस 2 की दूरी ए से इतनी है और बी से कैपेसिटेंस 2 की दूरी इतनी है और कैपेसिटेंस 1 की दूरी बी से इतनी है, सही है। तो यानी दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब दूरी जब चेंज होगी तो आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। ये सब याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको इस तरह से याद हो जाए, सही है। अच्छा, पोटेंशियल के लिए अगर हम फॉर्मूला निकाले तो हमें पता है भाई Q बराबर होता है CV के, तो यहां से V आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन C के, सही है। अगर तो ये V की बात की जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ V की, तो ये टोटल आ जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात की जाए तो सिर्फ V आ जाएगा, और C1 की बात अगर की जा रही है यानी Q बाय C1 की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। V2 की बात की जा रही है तो यहाँ पे आ जाएगा Q बाय C2, और अगर V3 की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बाय C3। Q सबके लिए सेम है, इस टाइप पे वोल्टेज सबके लिए अलग है, यहाँ पे वोल्टेज सबके लिए सेम था, Q अलग था, सही है। इन सबको उठा के इस फॉर्मूले में रखो, इस वाले फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पे सबको उठा के इस फॉर्मूले में रखा था, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Q बाय CE इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, सही है। इसमें से इज इट इज आ जाएगा और इसमें से कॉमन निकल के आएगा Q, और यहाँ पे बच जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, 1/C1 C2 C3 कैसे आ गया, याद रखना जब आप कॉमन निकालते हो, कॉमन निकल के आया Q, फिर उसको हर एक टर्म से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी इसको डिवाइड कराया जाएगा किससे, एक एक टर्म, 3 टर्म है ना, इन तीनों टर्म में से हमने Q को कॉमन निकाला। अब जो ये Q को कॉमन निकाला है ना, तो अब इसको एक एक टर्म से डिवाइड कराओगे, यानी Q बाय C1 से भी डिवाइड कराओगे, Q बाय C2 से भी डिवाइड कराओगे, Q बाय C3 से भी डिवाइड कराओगे। जब आप इस तरह से डिवीजन करोगे तब आपके पास अंदर ब्रैकेट वाली चीज आएगी, ये मैथमेटिक्स की चीज है, सही है। एक को करके दिखा देता हूं मैं, जिससे अल्लाह आपका भला करे, इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, Q बाय C1 डिवाइडेड बाय Q, सही है। जो कॉमन है उससे सबको डिवाइड कराते जाएंगे। अब ये जो डिवाइड का साइन जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो सामने वाला है वो उलट हो जाता है, यानी नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऊपर जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, Q1 से Q1 कट जाएगा इस तरह से, तो ऊपर क्या बचेगा 1, इसलिए ऊपर 1 लिखा और नीचे C1 एज इट इज आ गया, सही। इसी तरह से ये Q बाय C2 से भी डिवाइड होगा, इस तरह से ये Q बाय C3 से भी डिवाइड होगा। तो Q से Q कट है यहाँ पे आ जाएगा 1/CE, ये Q यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके Q से Q कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सही है। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इन सबका रेसिप्रोकल है, सही है। रेसिप्रोकल करके सम करके आएगा, सही है। तो यहाँ पे आके हमारे पास चैप्टर एंड हो जाता है। फिर इसके यूजेस है, वो यूजेस का पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सीलिंग फैन वगैरह वगैरह में हमारे पास ये कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आगे हमारा चैप्टर एंड हो गया। अभी जरा इसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल करेंगे। अगले लेक्चर के लिए में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।